नेक्स्ट टॉपिक हमने देखना है दैट इज़ मेजरमेंट ऑफ एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन। एंथैल्पीज़ के बारे में हमने देखा है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंथैल्पीज़ देखी हैं। अब एंथैल्पी मेजर किस तरह से की जाती है, इसके मेथड्स देखेंगे। जो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं उनके केसेस में या तो हीट एब्जॉर्ब हो रही होती है या फिर हीट इवॉल्व हो रही होती है। तो जिस वेजल के अंदर या फ्लास्क के अंदर रिएक्शन करवा रहे होते हैं, हीट अगर एब्जॉर्ब हो जाए तो उसका टेम्परेचर कम हो जाता है, अगर हीट इवॉल्व हो तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। उस टेम्परेचर को मेजर करके हम इजीली एंथैल्पी को मेजर कर सकते हैं। अगर जो हीट इवॉल्व या एब्जॉर्ब हो रही है वो कंसीडरेबल अमाउंट है, कंसीडरेबल अमाउंट का मतलब है कि ज़्यादा अमाउंट में अगर है, इतनी अमाउंट जो इजीली मेजर कर सकें, बहुत ज़्यादा कम अमाउंट ना हो, बहुत ज़्यादा कम अमाउंट फिर हम मेजर नहीं कर सकेंगे। तो एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के केसेस में तो हम इजीली बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन टेम्परेचर चेक करके एंथैल्पी जो है उसको मेजर कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा एक्यूरेट अगर हम चाहते हैं एंथैल्पी की कैलकुलेशंस करना तो कैलोरीमीटर यूज़ करते हैं। कैलोरीमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन को कैलकुलेट करने के लिए, मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। दो तरह के कैलोरीमीटर्स हैं। एक हमारे पास गिलास कैलोरीमीटर है, जो गिलास का बना हुआ अपरेटस है, ज़्यादातर एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के लिए ये यूज़ होता है। और दूसरा हमारे पास बॉम्ब कैलोरीमीटर है। बॉम्ब कैलोरीमीटर ज़्यादातर एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन उसके लिए यूज़ किया जाता है। वो गिलास वाला जो मटेरियल है उसको हम कंबस्शन के लिए यूज़ नहीं कर सकते, वो मटेरियल ब्रेक कर सकता है हीट की वजह से, जबकि एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन के लिए हमें बहुत ज़्यादा हीट देनी पड़ती है, इसलिए हम स्टील का बना हुआ बॉम्ब कैलोरीमीटर है उसके लिए यूज़ करते हैं कंबस्शन के लिए। सबसे पहले हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन या न्यूट्रलाइजेशन के लिए जो ग्लास कैलोरीमीटर होता है उसको देख लेते हैं। ग्लास कैलोरीमीटर के थ्रू किस तरह से एंथैल्पी कैलकुलेट की जाती है। और यहाँ पर रिएक्शन जो हम ले रहे हैं वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका रिएक्शन करवा रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ये जो अपरेटस नज़र आ रहा है ये एक ग्लास कैलोरीमीटर है, ये एक सिंपल ग्लास का बना हुआ अपरेटस है। दो बीकर आपको नज़र आ रहे हैं। एक बाहर वाला जो बीकर है उसके अंदर एक दूसरा बीकर रखा हुआ है, स्मॉल बीकर रखा हुआ है। इन दोनों बीकर्स के दरमियान में कॉटन वूल रखी हुई है, और ये कॉटन वूल हमने इसलिए रखी हुई है ताकि इसको हम इंसुलेट कर दें। एक इनको हमने बिल्कुल सिस्टम को इंसुलेट कर दिया है, और इंसुलेट होने का मतलब ये है कि अब टेम्परेचर ना तो सिस्टम के अंदर हीट या एनर्जी सिस्टम के अंदर मूव नहीं कर सकेगी और ना ही सिस्टम से बाहर निकल सकेगी। तो जितना चेंज सिस्टम के अंदर आ रहा है एनर्जी का या हीट का वो ईज़िली हम कैलकुलेट कर सकेंगे। उसके अलावा यहाँ पर स्टरर यूज़ हुआ है। स्टरर जो है वो रिएक्टेंट्स को रिएक्ट करवाने के लिए, इसको हिलाने के लिए यूज़ होता है, थॉरोली मिक्स करने के लिए यूज़ होता है, और थर्मोमीटर यूज़ होता है ताकि टेम्परेचर चेक कर सकें, और लिड है इसका जिससे हमने सिस्टम को, रिएक्शन को कवर कर देना है। अब ये जो अंदर वाला बीकर है इसके अंदर हमने रिएक्टेंट्स को मिक्स करना है। रिएक्टेंट्स को मिक्स करने से पहले जो वाटर का टेम्परेचर था T1 हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमने रिएक्टेंट्स इसके अंदर ऐड कर देने हैं और स्टरर से उनको मिक्स कर देना है। जैसे ही रिएक्शन होगा हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो है वो रिलीज़ होगी, एनर्जी इवॉल्व होगी। जब एनर्जी रिलीज़ होगी तो बीकर में जो वाटर मौजूद है उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज़ कर जाएगा। टेम्परेचर जो इंक्रीज़ करेगा उसको भी हम थर्मोमीटर से चेक कर लेंगे। पहले वाला टेम्परेचर भी हमने थर्मोमीटर से चेक कर लिया। अब जो इंक्रीज़ टेम्परेचर है T2 है उसको भी थर्मोमीटर से चेक कर लिया। अब चेंज इन टेम्परेचर कितना आया है उसको T2 में से T1 को माइनस करेंगे तो डेल्टा T हमारे पास आ जाएगा। इस तरह हमने टेम्परेचर का चेंज निकाल लिया है। हीट कंटेंट जो हमने कैलकुलेट करना है वो मैस पे डिपेंड करता है। रिएक्टेंट्स के मैस को हमने M से डिनोट किया है। S स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, ये कांस्टेंट होती है और लिटरेचर के अंदर ये फिक्स होती है, लिखी होती है। तो S जो है वो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर है, और मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा T जो चेंज इन टेम्परेचर अभी हमने कैलकुलेट करना है कैलोरीमीटर के थ्रू। मैस ऑफ रिएक्टेंट्स हमने पहले ही रिएक्टेंट्स को इधर रिएक्ट करवाने से पहले कैलकुलेट कर लेना है, उनको मेजर कर लेना, वे कर लेना है। तो मैस ऑफ रिएक्टेंट्स मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन टेम्परेचर। तो इससे हमारे पास टोटल हीट कंटेंट या एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन हम कैलकुलेट कर लेंगे। और मैस और हीट
स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जो है, इसका जो प्रोडक्ट है, ये हीट कैपेसिटी के इक्वल होता है। हीट कैपेसिटी ऑफ अ सिस्टम। हीट कैपेसिटी क्या होती है? हीट को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी, या दूसरे अल्फाज में अगर हम किसी भी सिस्टम का टेम्परेचर 1 केल्विन तक इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो हमें कितनी हीट देनी पड़ेगी, दैट इज़ हीट कैपेसिटी ऑफ अ सिस्टम। और जो रिएक्टेंट्स हमने लेने हैं उनकी स्टोशियोमेट्रिक अमाउंट्स लेनी है। स्टोशियोमेट्रिक अमाउंट्स यानी कैलकुलेटेड अमाउंट्स, फिक्स्ड अमाउंट्स लेनी है। इतनी रिएक्टेंट्स की अमाउंट्स लेनी है कि वो कम्प्लीटली प्रोडक्ट्स के अंदर चेंज हो जाए। तो इस तरह से ग्लास कैलोरीमीटर के थ्रू हम हीट या इंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। ग्लास कैलोरीमीटर सिंपल ग्लास का बना हुआ अपरेटस है और ये इंसुलेटेड कंटेनर की तरह एक्ट करता है, जिसमें ना तो हीट सिस्टम के अंदर एब्जॉर्ब हो सकती है या सिस्टम से सराउंडिंग में नहीं जा सकती, और सराउंडिंग से सिस्टम में नहीं आ सकती। सिस्टम के अंदर जो हीट चेंज आएगा वो हम कैलकुलेट कर सकेंगे। सेकेंड टाइप ऑफ कैलोरीमीटर इज़ बॉम्ब कैलोरीमीटर। ये ज़्यादातर एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन कैलकुलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि कंबस्शन के नतीजे में हमें बर्न करना पड़ता है और बर्निंग के नतीजे में ऐसा अपरेटस यूज़ होना चाहिए जो बर्निंग से खुद ब्रेक डाउन ना हो जाए, जिसकी खुद कोरोड ना हो जाए, उसकी कोरोजन ना हो जाए। तो किसी भी फूड, फ्यूल या और डिफरेंट कंपाउंड्स जिनकी एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए हम बॉम्ब कैलोरीमीटर यूज़ करेंगे। ये स्टील का बना हुआ होता है। ये सेंटर में जो आपको नज़र आ रहा है ये स्टील का बना हुआ है, इसको बॉम्ब कह रहे हैं। इट इज़ स्ट्रॉन्ग सिलेंड्रिकल स्टील वेजल, और इसको अंदर से इनेमल के साथ हमने कोरोजन फ्री किया हुआ है। इनेमल यानी कि पॉलिश, इसको अंदर से हमने पॉलिश किया हुआ है। इट इज़ लाइंड अंदर से और बाहर से, ताकि इसकी ब्रेक डाउन ना हो जाए, कोरोजन ना हो जाए बर्निंग के प्रोसेस के दौरान। अगर इसकी भी ब्रेक डाउन हो जाएगी तो इसके नतीजे में भी हीट प्रोड्यूस होगी। तो फिर हम जिस मटेरियल की हीट ऑफ कंबस्शन निकालना चाह रहे हैं वो हमारे पास उसकी कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। अच्छा, अपरेटस देख लेते हैं। सबसे पहले ये स्टील का बना हुआ एक सिलेंड्रिकल वेजल है, इसको बॉम्ब कह रहे हैं। ये जो बॉम्ब है इसमें यहाँ पर प्लाटिनम क्रूसिबल होता है। इस प्लाटिनम क्रूसिबल के अंदर हमने अपना रिएक्टेंट लेना है। प्लाटिनम क्रूसिबल यानी ये एक प्लाटिनम की बनी हुई प्लेट्स ही है जिसके अंदर हमने अपना रिएक्टेंट ले लेना है। प्लाटिनम जो है वो हीट रेजिस्टेंट है काफ़ी हद तक। हीट जितनी ज़्यादा हम प्रोवाइड करें उसके नतीजे में वो ब्रेक डाउन नहीं होगी उसकी। तो प्लाटिनम क्रूसिबल सेंटर में है, इसके स्टील का बना हुआ है। ये बिल्कुल इसको बंद कर देना है हमने। यहाँ पर गिलास का बना हुआ इनलेट है, यानी यहाँ से हमने एंटर करना है अपना रिएक्टेंट और उसके प्लाटिनम के क्रूसिबल के अंदर हमने उसको रख देना है। यहाँ एक वाल्व है, इस वाल्व के थ्रू हमने ऑक्सीजन देनी है। बाकी हमने इसको टाइट कर देना है, बिल्कुल बंद कर देना है। लेकिन ऑक्सीजन हमने एक वाल्व के थ्रू इसके अंदर देनी है, और ऑक्सीजन का जो प्रेशर है वो 20 एटमॉस्फेयर होना चाहिए इसके अंदर। और जो रिएक्टेंट हमने लेना है इधर प्लाटिनम क्रूसिबल के अंदर, उसको हमने हीट करना है, और हीट हमने इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू उसको प्रोवाइड करनी है। इधर हमने करंट यूज़ करना है, और उस करंट को यूज़ करते हुए यहाँ पर एक कॉइल होगी, उस कॉइल को उसने इग्नाइट करना है, करंट ने यानी जला देना है, और हमारा जो कंपाउंड है वो भी उसकी भी बर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, सबसे पहले हमने ये वाला काम कर लेना है। ये जो बॉम्ब है इसके अंदर हमने अपना रिएक्टेंट रख लिया प्लाटिनम क्रूसिबल के अंदर, और इसका जो लिड है उसको टाइट कर देना है। ऑक्सीजन का प्रेशर हमने 20 atm कर लिया है इसके अंदर। अब इस बॉम्ब को उठा के हमने एक बीकर स्टील का बना हुआ वेजल है, ये बाय जो आपको जैकेट सी नज़र आ रही है ये भी स्टील की बनी हुई है, उसके अंदर हमने इसको रख देना है। और उस स्टील की जो जैकेट है उसके अंदर पहले से वाटर हमने लिया हुआ है, और स्टील का ये जो बॉम्ब है उसको हमने इस जैकेट के अंदर रख दिया, और उस वाटर को हमने स्टेबल होने दिया है ताकि सारे के सारे वाटर का टेम्परेचर जो है वो यूनिफॉर्म हो जाए। जब हमने इस बॉम्ब कैलोरीमीटर को बॉम्ब को इसके अंदर रख दिया इस टैंक के अंदर, और थोड़ी देर के लिए हमने इसको स्टेबल होने दिया, उसके बाद हमने थर्मोमीटर यूज़ करना है। यहाँ पर स्टरर भी हम यूज़ करते हैं। स्टरर के थ्रू हम वाटर जो है उसको सारा मिक्स करते रहते हैं, यानी टेम्परेचर जो है वो सारे वाटर का ताकि एक जितना हो जाए।
अच्छा, बॉम्ब कैलोरीमीटर को इसके रखने के बाद और थोड़ी देर इसको यूनिफॉर्म होने के बाद वाटर का जो टेम्परेचर है, हमने टेम्परेचर T1 कैलकुलेट कर लेना है। यहाँ पर ये आपको इग्निशन कॉइल नज़र आ रही है, स्टील का बना हुआ ये बॉम्ब है। इस जैकेट के अंदर वाटर मौजूद है। उसके अलावा जैकेट भी इंसुलेटेड होनी चाहिए, यानी इस जैकेट के अंदर जो वाटर मौजूद है, हमने उसका टेम्परेचर जो है वो कैलकुलेट करना है। वो टेम्परेचर, वो हीट जो है इस जैकेट से बाहर नहीं जानी चाहिए, ना ही बाहर की कोई हीट या एनर्जी जो है वो जैकेट के अंदर आनी चाहिए। इसलिए हमने इसको भी इंसुलेट कर लिया है। ग्रेफाइट सैंपल है, यानी अब हम जिसको बर्न कर रहे हैं, इसकी हीट ऑफ कंबस्शन हमने निकालनी है, दैट इज़ ग्रेफाइट। और वाल्व हमारे पास है जहाँ से हमने ऑक्सीजन को एंटर करना है, स्टरर है और थर्मोमीटर है जिसके थ्रू हमने टेम्परेचर कैलकुलेट करना है। T1 कैलकुलेट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, करंट अप्लाई करेंगे। करंट अप्लाई करने से इग्निशन कॉइल बर्न करेगी और हमारा जो कंपाउंड है वो भी बर्निंग उसकी स्टार्ट हो जाएगी, कंबस्टन स्टार्ट हो जाएगी। कंबस्टन के नतीजे में हीट प्रोड्यूस होगी। स्टील का जो बॉम्ब है, स्टील से वो जो हीट है वो वाटर के अंदर आएगी, वाटर एनर्जी ऑब्जॉर्ब करेगा, वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा। लेकिन कंबस्टन के नतीजे में स्टार्ट से लेकर एंड तक एक जितनी हीट रिलीज़ नहीं होती, डिफरेंट एनर्जी या डिफरेंट हीट रिलीज़ होती है। किसी टाइम पे ज़्यादा हो सकती है, किसी टाइम पे कम हो सकती है, क्योंकि कंबस्टन स्टार्ट से लेकर एंड तक एक जितनी नहीं होती है, वो कम या ज़्यादा होती रहती है। तो इस तरह हमने क्या करना है, टेम्परेचर जो है वो हर 30 सेकंड्स के इंटरवल के बाद कैलकुलेट करते रहना है। इसको हम T2 एक ही दफ़ा कैलकुलेट नहीं कर सकते थे कि जैसे ही बर्निंग स्टार्ट हुई, कंबस्टन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ, वो T2 हमने कैलकुलेट कर लिया, वो उसकी कैलकुलेशन ठीक नहीं होगी। हमने 30 सेकंड्स के इंटरवल्स के बाद टेम्परेचर कैलकुलेट करते रहना है। वो जितने भी टेम्परेचर्स आएंगे, T1, T2, T3, T4, जितने भी टेम्परेचर्स हैं उन सबको प्लस करके उनके नंबर पे डिवाइड करेंगे। अब जो एवरेज टेम्परेचर आएगा वो हमारे पास टेम्परेचर T2 होगा। टेम्परेचर T2 जब तक कंबस्टन स्टार्ट रहती है, जब तक हमारा कंपाउंड बर्न नहीं कर जाता, 30 सेकंड्स के इंटरवल के बाद हमने टेम्परेचर कैलकुलेट करते रहना है। सारे टेम्परेचर्स का सम निकाल के उसके नंबर के साथ डिवाइड करेंगे तो एवरेज टेम्परेचर जो होगा वो हमारे पास T2 होगा। उस T2 में से हमने जो स्टार्ट में टेम्परेचर T1 निकाला था, कैलकुलेट किया था, उसको माइनस करेंगे तो हमारे पास डेल्टा T आ जाएगा। अब डेल्टा T अगर हमारे पास आ जाता है तो इससे हम हीट कॉन्टेंट निकाल सकते हैं, दैट इज़ Q इज़ इक्वल टू C मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा T। और C किसके इक्वल होता है, C इज़ हीट कैपेसिटी। अच्छा, इसको समराइज़ करते हैं। हमने बॉम्ब कैलोरीमीटर के अंदर अपना रिएक्टेंट जो है उसको रखा है। रिएक्टेंट है ऑक्सीजन गैस जो है उसको भी फिल कर दिया है। उसका प्रेशर जो है 20 atm है, क्योंकि बर्निंग का प्रोसेस हमेशा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। इस बॉम्ब को हमने स्टील के जो जैकेट है उसके अंदर रख दिया। स्टील जैकेट भी इंसुलेटेड है ताकि हीट जो है वो सराउंडिंग में ना जाए, सराउंडिंग से हीट इसके अंदर ना आए। और जब हमने और इसके अंदर भी वाटर को फिल किया हुआ है और थर्मोमीटर के थ्रू हमने टेम्परेचर कैलकुलेट करना है। जब बॉम्ब को हमने इस स्टील जैकेट के अंदर रख दिया जिसके अंदर वाटर मौजूद था, थोड़ी देर तक हम इसको स्टेबल होने देते हैं, फिर हम टेम्परेचर T1 कैलकुलेट कर लेते हैं। टेम्परेचर T1 कैलकुलेट करने के बाद अब हमने करंट अप्लाई करना है। जैसे करंट अप्लाई करेंगे हमारी जो कॉइल है उसकी इग्निशन स्टार्ट होगी। उसकी इग्निशन से यानी बर्निंग से हमारा कंपाउंड बर्न करना स्टार्ट हो जाएगा। बर्निंग के नतीजे में हीट प्रोड्यूस होगी और वो हीट वाटर के अंदर जाएगी। वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा। वो जो इंक्रीज़ टेम्परेचर है वो हमने कैलकुलेट करना है, लेकिन हमने एक ही बार में टेम्परेचर नहीं कैलकुलेट करना, क्योंकि कंबस्टन में स्टार्ट से लेकर एंड तक टेम्परेचर हीट चेंज होती रहती है, एक जितनी हीट रिलीज़ नहीं होती, डिफरेंट। तो हमने हर 30 सेकंड के इंटरवल्स के बाद टेम्परेचर कैलकुलेट करते रहना है जब तक कंबस्टन स्टार्ट रहती है। जब कंबस्टन हमारा जो कंपाउंड है वो कम्प्लीटली बर्न कर जाएगा, तब हमने सारे जो टेम्परेचर्स कैलकुलेट किए थे उनका सम लेना है, प्लस करना है और उनके नंबर पर डिवाइड करके एवरेज टेम्परेचर निकालना है, दैट इज़ T2 यानी फाइनल टेम्परेचर। तो फाइनल टेम्परेचर में से जो पहला टेम्परेचर T1 था उसको हमने माइनस किया, डेल्टा T आ गया। डेल्टा T अगर हमारे पास है तो हीट कैपेसिटी के साथ मल्टीप्लाई करके हम हीट कंटेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। हीट कैपेसिटी किसके इक्वल होती है, M मैस मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। तो अगर हमारे पास ये चीज़ें मौजूद हैं, मैस, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, या इन सिंपल वर्ड हीट कैपेसिटी मौजूद है और डेल्टा T हमने बॉम्ब कैलोरीमीटर से निकाल लिया, अगर ये चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं तो हम हीट कंटेंट ऑफ
दिस रिएक्शन निकाल सकते हैं, हीट ऑफ कंबस्टन कैलकुलेट कर सकते हैं। हीट कैपेसिटी क्या होती है? किसी भी सब्सटेंस का या सिस्टम का टेम्परेचर 1 केल्विन तक इंक्रीज करने के लिए हमें जितनी हीट देनी पड़ती है, दैट इज़ हीट कैपेसिटी ऑफ अ सिस्टम। तो इस तरह बॉम्ब कैलोरीमीटर से हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं।